हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम मिनिमम वेजेस एक्ट के एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट रिफर्स टू विच अथॉरिटी। तो ये स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों को रिफर करता है। तो राइट ऑप्शन सी। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बोला है। सेंट्रल गवर्नमेंट for industries controlled by it like railway, mines, oil fields और स्टेट गवर्नमेंट और ऑल अदर एस्टेब्लिशमेंट। तो ये दोनों ही इसके अंतर्गत शामिल होंगे। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2E ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट व्हाट डज एम्प्लॉयर मीन्स। एम्प्लॉयर नियोक्ता जो है उसका मतलब क्या होगा मिनिमम वेजेस एक्ट में। तो द पर्सन हु डायरेक्टली एम्प्लॉयज वर्कर्स जो वर्कर्स को, श्रमिकों को नियुक्त करता है डायरेक्टली। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, जो वेजेस का पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो दायी मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर उत्तरदायित्व है वेतन का भुगतान करने का। द पर्सन विथ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जिसका कंट्रोल है, उसके अफेयर्स के ऊपर जिसका कंट्रोल है। तो ये सभी जो होंगे ये एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएंगे। तो राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अंडर सेक्शन 2E में एम्प्लॉयर इंक्लूड्स जनरल डेफिनेशन है एनी पर्सन हु एम्प्लॉयज वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वन और मोर एम्प्लॉई इन एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट वेयर मिनिमम वेजेस हैव बीन फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कैन बी ऑन बिहाफ ऑफ वन सेल्फ और अनदर पर्सन। तो ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने खुद के बिहाफ पे अपॉइंट कर रहा है, किसी और के बिहाफ पे भी हो सकता है। स्पेशल केस में वेयर एम्प्लॉयर इज डिफाइंड एज फैक्ट्री में द मैनेजर नेम्ड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1F ऑफ द फैक्ट्री एक्ट इज कंसिडर्ड द एम्प्लॉयर। तो ये भी एम्प्लॉयर होगा, जो मैनेजर होगा सेक्शन 7 के अंतर्गत फैक्ट्री एक्ट के, वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में द अपॉइंटेड अथॉरिटी है by the government for the supervision and control of employee. If no authority is appointed, the head of the department is considered the employer. तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में अगर है तो वो जो अपॉइंटेड अथॉरिटी है गवर्नमेंट के द्वारा, जो सुपरवाइज कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है एम्प्लॉय को, तो वो इसमें शामिल हो जाएंगे। लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयमेंट में द पर्सन अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के ऊपर सुपरविजन और कंट्रोल करने के लिए ऐसा व्यक्ति जो अपॉइंट किया गया है किसी अथॉरिटी को। इफ नो वन इज अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द लोकल अथॉरिटी इन द एम्प्लॉयर। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है लोकल अथॉरिटी का, वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। और अदर केस में एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय और पेमेंट ऑफ वेजेस इज कंसिडर्ड द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर ये व्यक्ति भी जनरली तो जो एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉय किसी वर्कर को रखता है और सैलरी या वेजेस देने के देता है, दायी है ना, जो दायित्वहीन व्यक्ति वो होगा। लेकिन स्पेशल केसेस में ये दे दिया है कि मैनेजर, जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जिसको एम्प्लॉयर बोला गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो कंट्रोल और सुपरविजन करता है एम्प्लॉय पे, लोकल अथॉरिटी और अदर केस में ये दिया है, ये ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट हु इज कंसिडर्ड एन एम्प्लॉयर। तो किसको एम्प्लॉयर के रूप में बोला गया है? A person who hires employees directly or indirectly, a person responsible for payment of wages, a person responsible for supervision or control of employee। तो all of the above इसका right आंसर होगा। नेक्स्ट है who is considered an employer in the factory where scheduled employment is carried out। ठीक है। तो फैक्ट्री में जहाँ पे अनुसूचित रोजगार किया जाता है, नियोजक कौन माना जाएगा? तो यहाँ जो होगा द मैनेजर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लास F में, जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जिसको मैनेजर अपॉइंट किया गया है, तो वो यहाँ पर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉयर माना जाएगा। नेक्स्ट है इफ गवर्नमेंट कंट्रोल एम्प्लॉयमेंट हु इज कंसिडर्ड द एम्प्लॉयर। तो जहाँ पर मतलब गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है ना, तो वहाँ पर एम्प्लॉयर किसको बोला जाएगा? तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर होगा पर्सन और अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय पे सुपरविजन और कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट
किसको व्यक्ति अपॉइंट किया गया, अथॉरिटी अपॉइंट की गई है या पर्सन, तो वो यहाँ पर एम्प्लॉयर कहलाएगा। नेक्स्ट है इन लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयमेंट हु इज कंसिडर्ड द एम्प्लॉयर। अब लोकल अथॉरिटी है तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द लोकल अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, यहाँ पे भी वही है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय होगा। अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेज पेमेंट, वेजेस पेमेंट इफ नो स्पेसिफिक एम्प्लॉयर इज डेजिग्नेटेड। ठीक है, अगर कोई डेजिग्नेट नहीं किया गया किसी एम्प्लॉयर को स्पेसिफिक, तो यहाँ पे कौन वेजेस देगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉय सुपरविजन एंड वेज पेमेंट, जो सुपरविजन करता है और है ना पेमेंट देने के लिए जो दायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, वो ही यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयर के रूप में माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई डेजिग्नेट नहीं किया गया है किसी को एम्प्लॉयर के रूप में, स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के रूप में, तो यहाँ पे वो व्यक्ति जो वेजेस और सुपरविजन करता है एम्प्लॉय के ऊपर, वो व्यक्ति को यहाँ पे एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट इन विच इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल्ड ऑफ द एक्ट, तो एक्ट के जो के अंदर जो शेड्यूल दिया गया है उसके अंतर्गत जो लिस्ट दी गई है, एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड किया गया है, वो सारे एम्प्लॉयमेंट क्या होंगे, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। ये सेक्शन 2G में दिया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 2H ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट। तो यहाँ वेजेस जो जाएगा बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस, तो ये वेजेस की कैटेगरी में आता है। तो 2H में वेजेस में आ जाएगा बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस जो महंगाई भत्ता होता है, एनी अदर अलाउंसेस जो भी दिया जा रहा है, तो ये सब वेजेस की कैटेगरी में आएगा। इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब एक्सक्लूजन जो है बोनस, ट्रेवलिंग अलाउंसेस और ओवर टाइम वेजेस, इन सबको एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जीवन यापन भत्ता को मतलब क्या डिफाइन किया गया है, उसको क्या बोलेंगे, तो जो टू एडजस्ट वेजेस अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन है, तो जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो वेजेस होगी वही हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस कहलाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस एक ऐसा भत्ता है जो मुद्रास्फीति के कारण श्रमिकों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए दायी होता है। इसे न्यूनतम वेतन का हिस्सा माना जाता है और समय समय पर संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस अंडर सेक्शन 3 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, तो कौन सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कौन मिनिमम वेजेस डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यहाँ है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है। सेक्शन 3 के तहत उचित सरकार यानी केंद्र या राज्य सरकार न्यूनतम वेतन दरें तय करने के लिए उत्तरदायी होती है। सरकार उद्योगों के प्रकार और रोजगार की प्रकृति के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट है, व्हाट कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 4। अब जो मिनिमम वेजेस जो डिसाइड हो रहा है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, क्या किस किस चीज को शामिल किया जाएगा, तो यहाँ पे बेसिक वेजेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस जो है उसे इंक्लूड किया जाता है। तो सेक्शन 4 बोलता है जो है न्यूनतम वेतन में दो मुख्य घटक होते हैं, बेसिक वेजेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस। यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उचित जीवन स्तर मिल सके। नेक्स्ट है, हाउ ऑफन शुड द मिनिमम वेजेस बी रिव्यूड और रिवाइज अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस एक्ट। मतलब पूछा गया है कि कितने टाइम में जो मिनिमम वेजेस है उसको रिवाइज्ड या रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो हर 5 साल में इसको रिव्यू या रिवाइज किया जा सकता है मिनिमम वेजेस को। सेक्शन 5 बोलता है कि सरकार को न्यूनतम वेतन की समीक्षा हर 5 साल में करनी होती है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार इससे पहले भी संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट डज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फिक्स मिनिमम वेजेस। ठीक है, तो किस सेक्शन में मिनिमम वेजेस
फिक्स करने का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को राइट दिया गया है, वहाँ पे पावर दी गई है, तो सेक्शन 3 में दिया गया है। तो सेक्शन 3 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट empowers the appropriate government to fix minimum wages for scheduled employment. The appropriate government must review and revise minimum wages at intervals not exceeding. तो 5 साल हमने देखा था कि जो रिवाइज होगी, रिव्यू होगी मिनिमम वेजेस, वो 5 साल के गेप के बाद किया जा सकता है। सेक्शन 3, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1B, द गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू वेजेस विद इन द मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years. Next है, what is the minimum number of employees required in scheduled employment for the government to fix minimum wages? मतलब जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, जो उसके लिए जो न्यूनतम मजदूरी तय करनी है, तो वहाँ पे कितने कम से कम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। मतलब गवर्नमेंट अगर किसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेजेस जो डिसाइड करेगी, तो उसमें कम से कम कितने उसमें एम्प्लॉय चाहिए, तो कम से कम 1000 एम्प्लॉयज की ज़रूरत होगी। एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1A, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इज लेस देन 1000, द गवर्नमेंट में रिफ्रेन फ्रॉम फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। ठीक है, तो अगर 1000 से कम है, तो फिर वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मिनिमम वेजेस को फिक्स करे। Which of the following is not a type of minimum wage rate under the act? तो ये मिनिमम वेज रेट नहीं में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब वो उसका टाइप नहीं है। तो यहाँ मैक्सिमम जो मैक्सिमम वेज रेट है वो नहीं आएगा, बाकी मिनिमम टाइम रेट, मिनिमम पीस रेट और ओवर टाइम रेट ये सब इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट है, व्हाट कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन मिनिमम वेजेस स्ट्रक्चर अंडर सेक्शन 4? तो किसको नहीं लिया गया है मिनिमम वेजेस के स्ट्रक्चर में? तो बोनस फॉर एक्स्ट्रा वर्क, जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं उसके लिए बोनस दिया है, उसको मिनिमम वेजेस में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो बेसिक रेट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस और कंसेशंस इन एसेंशियल कमोडिटीज, इन सबको शामिल किया गया है। हाउ कैन द गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम वेजेस अंडर सेक्शन 5? तो ये कैसे गवर्नमेंट कैसे मिनिमम वेज फिक्स करेगी सेक्शन 5 में? तो ये बाय अपॉइंटिंग कमिटी के द्वारा, या फिर बाय पब्लिशिंग प्रपोजल इन द ऑफिशियल गेजेट, फिर ऑफिशियल गेजेट में इसके बारे में बता के, तो ये दोनों ही माध्यम से वो मिनिमम वेजेस को फिक्स कर सकती है। सेक्शन 5 में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, अंडर विच लॉ डज द गवर्नमेंट स्पेसिफाई वेज पीरियड्स? तो वेजेस पीरियड जो है वो कहाँ स्पेसिफाई किया है गवर्नमेंट के द्वारा, किस लॉ में किया गया है? तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो वेज पीरियड मस्ट अलाइन विद द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एज मेंशन इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 3B ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के सेक्शन 3 में ये बोला गया है कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसके अंतर्गत जो वेज पीरियड बताया है वही यहाँ पर लिया जाएगा। कैन डिफरेंट मिनिमम वेजेस बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज? क्या अलग अलग लोकेलिटीज के लिए अलग अलग मिनिमम वेजेस हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3A(4) allow different minimum wages to be set for different localities. नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अ पेंडिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कैन द गवर्नमेंट रिवाइज मिनिमम वेजेस? अब कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पेंडिंग चल रहा है और उस दौरान क्या गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकती है? तो नहीं कर सकती है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2A में बोला गया, ड्यूरिंग अ पेंडिंग डिस्प्यूट द गवर्नमेंट कैन नॉट रिवाइज मिनिमम वेजेस। तो यहाँ गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस नहीं फिक्स कर सकती है जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर मिनिमम वेज एप्लीकेबल टू ओवर टाइम वर्क? अब ओवर टाइम वर्क के लिए क्या मिनिमम वेजेस के लिए टर्म यूज की गई है? तो ओवर टाइम रेट यूज किया गया है। ठीक है, मतलब अगर ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो मजदूरी दी जाएगी, जो वेजेस दिया जाएगा, वो उसके लिए क्या टर्म यूज किया गया है? तो यहाँ ओवर टाइम बोला है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2D डिफाइंस ओवर टाइम रेट एज द मिनिमम वेज फॉर ओवर टाइम वर्क।
नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब जो एडवाइजरी बोर्ड दी गई है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत, तो उनका क्या रोल है, वो क्या करेगी, तो टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन वेज फिक्सेशन। तो जब वो वेजेस का फिक्सेशन करेंगे तो गवर्नमेंट को एडवाइस देंगे इस पे। सेक्शन 789 के अंतर्गत एडवाइजरी बोर्ड का कार्य सरकार को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने और संशोधन करने में मार्गदर्शन देना होता है। What is the main function of the advisory board under section 7 of the minimum wages act? तो 7 के अंतर्गत जो एडवाइजरी बोर्ड है, परामर्शी बोर्ड है, उनका क्या मुख्य कार्य है, ये पूछा गया है। तो गिविंग एडवाइस ऑन मिनिमम वेजेस टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को एडवाइस देना है मिनिमम वेजेस के लिए। सेक्शन 7 के अनुसार सरकार एक पारदर्शी बोर्ड परामर्शी बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड गठित करती है, जिसका मुख्य कार्य न्यूनतम वेतन दरों को तय करने और उनके संशोधन पर सरकार को सलाह देना होता है। यह बोर्ड श्रमिकों, नियोक्ताओं और स्वतंत्र विशेषज्ञों से मिलकर बना होता है। Who constitutes the Central Advisory Board under Section 8 of the Minimum Wages Act? तो जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी क्योंकि सेंट्रल से रिलेटेड है। सेक्शन 8 के तहत केंद्रीय सरकार एक केंद्रीय परामर्शी बोर्ड का गठन करती है। इस बोर्ड में विभिन्न राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। इसका उद्देश्य न्यूनतम वेतन अधिनियम के कार्यान्वयन और श्रमिकों के हितों की रक्षा पर सरकार को मार्गदर्शन देना होता है। नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 9 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, हु आर द मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। तो एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स कौन होंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो है कंपनी का ना, वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एम्प्लॉइज का होगा, और इंडिपेंडेंट पर्सन इसमें जो एडवाइजरी बोर्ड है इनको शामिल किया जाएगा। तो सेक्शन 9 में बोला गया है, सेक्शन 9 के अनुसार परामर्शी बोर्ड 3 प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है। एक तो एम्प्लॉयर, नियोक्ता के प्रतिनिधि, श्रमिकों के प्रतिनिधि मतलब एम्प्लॉई के प्रतिनिधि, और स्वतंत्र व्यक्ति, जिनमें से एक अध्यक्ष होता है। यह बोर्ड न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में सरकार को सहायता प्रदान करता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।